क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%, टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। एक संख्या को x% से बढ़ा दिया जाता है, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि आपने इसको एज ए फॉर्मूला रट रखा हुआ होगा कि अगर किसी भी क्वांटिटी को x% से हम बढ़ाते हैं तो वही नंबर वापस लाने के लिए हमें उसको 100x अपॉन 100 प्लस x परसेंटेज से कम करना पड़ता है। ठीक है, या फिर आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि x% अगर डिक्रीज करते हैं किसी भी नंबर को तो उसको कितने से इंक्रीज करें कि वही लेवल मिल जाए। तो ये हो गया 100x अपॉन 100 माइनस x का इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, ये आपने एज ए फॉर्मूला इसको पढ़ रखा है। मैं चाहता हूं कि बिना फॉर्मूले के भी आप ये चीजें कैसे कर सकते हो। आपने ए बी रूल पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल ए बी रूल की तरह नहीं लग रहा है क्या? कि एक संख्या है उसको आपने बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, फिर आपको वही नंबर दोबारा चाहिए तो कितना डिक्रीज करें। ये तो ए बी रूल वाला केस है ना। तो देखो x% है ना यहाँ पर, तो आप कहोगे x परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बनेगा प्लस x/100, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस में माइनस प्लस माइनस हो जाता है, न्यूमरेटर वही रहता है और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस x। जैसे ये वाला केस था, इसमें डिक्रीज हो रहा है x% का। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो आप कहते हैं कि न्यूमरेटर तो वही रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर वही रहेगा, और ये x/100 होगा ना परसेंटेज के फॉर्म में, और फिर यहाँ पर वैल्यू आप क्या लिखते हैं 100 माइनस x। तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपके साथ ये भी रूल है जो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये था कि आप इससे बी ऑप्शन मार्क कर सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब देखिए एक चीज़ और भी, जैसे होता है ना कई बार आप इवन जैसे ए बी रूल भी नहीं लगाना चाहते हैं, आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं पता है, तो वैल्यूज़ को हमेशा ध्यान रखें, उनको रखोगे तो आपको आसानी मिलेगी आंसर निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है कि नहीं कि 10% 10% अगर हमने इंक्रीज किया पहले, और फिर हमने क्या किया कि वो नंबर अगर हमें डिक्रीज करना है तो हमें पता है ना कि 10% अगर हमने इंक्रीज किया है तो उस नंबर को हमें कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा, -1/11 से डिक्रीज करना पड़ेगा, तो मुझे वही नंबर वापस मिलेगा। मतलब कुछ पेयर्स हैं पर्टिकुलर, आप उनका इस्तेमाल भी आसानी से करके देख सकते हैं ये चीज़। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मान लिया किसी नंबर को अगर आपने 25% से इंक्रीज किया है और फिर वही नंबर वापस चाहिए तो आपको 20% से डिक्रीज करना पड़ता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए। 25 और 20 का जो नेट रिजल्टेंट होता है वो निल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 25 बढ़ा के 20% कम कर दो या 20% कम करके फिर 25% बढ़ा दो, नंबर वही रहता है। वो भी आप कर सकते थे कि x की वैल्यू रख के पता करते, बट यहाँ पर क्या है ना कि इसमें इतना ज़्यादा समय आपको लेना ही नहीं है। आप आसानी से यहाँ पर वैल्यूज़ को मतलब ए बी रूल के हिसाब से भी सोच सकते हैं और इसको मार्क कर सकते हैं, इसमें कोई चैलेंज आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता यहाँ पर है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो 100x अपॉन 100 प्लस x परसेंटेज होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम इज इंक्रीज्ड बाई 15%। मतलब एक आइटम है, उसकी प्राइस को आपने 15% से बढ़ा दिया है। इफ ए कंज्यूमर वांट्स टू कीप हिज एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम द सेम एज बिफोर, बाय हाउ मच % मस्ट ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑन दैट आइटम। ये बहुत ही आसान सवाल है। ये क्वेश्चन वही है, देखो कि केस जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, और यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया है कि एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, जो खर्च है वो पूर्ववत रखना है। तो ये आपकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी है कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है सर, और प्राइस को आपने 15% से इंक्रीज किया है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है एक्चुअली में, तो ये आपके लिए छोड़ना चाहिए, पर जो रिएक्शंस मुझे आपसे चाहिए वो रिएक्शंस क्या हैं ये आप समझना ध्यान से। देखिए पहली बात तो ये है कि जब भी आप ये क्वेश्चन देखें तो आपको दो ऑप्शंस तुरंत ही एलिमिनेट करना चाहिए इमीडिएटली। क्यों? अगर आपको ध्यान है, जब मैं ए बी रूल आपको बता रहा था तो मैंने बताया था कि अगर a इंटू बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है और अगर आपने इस क्वांटिटी को इंक्रीज किया है सर्टेन परसेंटेज से, तो यहां पर जो डिक्रीज का परसेंटेज होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा 15 से। मतलब यहां ये 15% नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। ये आपको ध्यान होगा, ये आपको अच्छे से बताया गया। उस रिएक्शन के थ्रू जब भी आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे तो पहला काम तो यही करना है कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते हैं।
तो देखिए 15 के बराबर भी नहीं हो सकता और 15 से बड़ा भी नहीं हो सकता। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन, या तो एक ऑप्शन है जो 13 के आसपास है, एक ऑप्शन है जो कि 10 यानी 11 के आसपास है, आप कह लो, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से आपको जो समझने की आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, वो ये है, आप तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करोगे ना, तो इस क्वेश्चन में बिना कुछ किए हुए आप इसको मार्क कर पाओगे 13 1/23%, ठीक है। जब तक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको मालूम होगा कि देखिए जब हम बात कर रहे हैं 15% की, तो कह रहे हैं कितना कम करें कि कांस्टेंट रहे। आपको पता है जब 10% की बात करते हैं कि 10% इंक्रीज हुआ, तो यहाँ ये -9.09% आता है डिक्रीज में, 1% से भी कम का गैप होता है। तो जब हम यहाँ 15% अगर ले रहे हैं तो वो गैप जाके बढ़ के 5% या 4% के आसपास नहीं होगा, जो कि इस डी ऑप्शन के साथ है। डी ऑप्शन के साथ गैप बड़ा है, बी ऑप्शन के साथ गैप थोड़ा छोटा है, तो इसलिए यहां पर बी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी ही बनेगी। ये 10% यानी 11% के आसपास वाली वैल्यू नहीं आने वाली। स्टिल आपको कंफ्यूजन देखिए, आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू है +3/20 किस टर्म में, परसेंटेज के टर्म में। फ्रैक्शन के टर्म्स में यही वैल्यू आपकी, जब आपने फ्रैक्शन के टर्म में 3/20 इसको लिखा 15% को, क्योंकि 1/25% होता है, तो ये -3/23 बनेगा। इधर न्यूमरेटर वही रहेगा, प्लस माइनस होगा, डिनोमिनेटर 20 + 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, चलो आप इसको देख के भी आंसर मार्क कर सकते थे। कैसे, आप जरा ध्यान से देखना कि ये वैल्यू 11% के आसपास है, ये वैल्यू 13 से थोड़ा सा ऊपर है। आप खुद ही देखो यहाँ पर कि अगर आप 3/13 निकाल रहे हो तो इसका 10% कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, वो तो आप डायरेक्टली मार्क कर लोगे। मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको आगे बहुत बेहतर करती हैं, आपके रिएक्शंस बेहतर होते हैं। 10% 2.3 हुआ। आपको पता है कि अगर आप 11% निकालोगे ना तो इसमें 0.23 और ऐड करोगे। अगर मैं कहता 11% निकाल दो तो आप कहते ये वैल्यू हो जाएगी 2.3 + 0.23, जो कि मुझे पता है कि 3 से काफ़ी कम है। यानी ये जो 11% के आसपास वाली वैल्यू है वो 3 से काफ़ी दूर है, तो यही ऑप्शन तो हो सकता है बी ऑप्शन। मैं ये बता रहा हूँ, आपको पूरा डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से आंसर इस तरीके से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप इस तरह के रिएक्शंस को डेवलप करें। बाकी अगर आपको डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/23 के करस्पॉन्डिंग। अगर आपको परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 300/23, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करिए। आप अगर 13 टाइम्स जाते हो तो आपकी वैल्यू देखना कितनी मिल जाएगी आपको, 299 मिल जाएगी, ठीक है। करिए 13 टाइम्स आप जाइए, 260 + 39 299 हो गया, 1 बच गया रिमाइंडर, सो 1/23 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर एग्जैक्टली निकालना है तो ऐसे निकालोगे, पर इस तरह के क्वेश्चन में जहां ऑप्शंस में गैप है आपको एग्जैक्टली निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ऐसे ही काम आपका चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स भुवनेश टू बाई 2 kg मोर राइस फॉर ₹240। द रिड्यूस पर kg प्राइस ऑफ राइस इज। चावल के मूल्यों में 25% की कमी होने के कारण भुवनेश 240 रुपीज़ में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो बताना है कमी के बाद चावल का मूल्य क्या है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, आपको तो आंसर लगाना चाहिए 30 ऐसे ही डायरेक्टली, पर कोई बात नहीं, मैं इसको डिटेल बताऊंगा और कुछ रिएक्शंस जो मुझे आपसे चाहिए वो मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से पूरा डिस्कशन देखते रहना। देखिए यहाँ पर भी केस क्या है कि प्राइस की बात हो रही है, मूल्य की बात हो रही है, प्राइस पर केजी इनटू, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वांटिटी, जिसको मैं कंजम्पशन का नाम दूंगा, क्वांटिटी भी आप लिख सकते हो, ये बराबर क्या है आपका अमाउंट, जो भी अमाउंट यहाँ दिया हुआ, जैसे यहाँ पर 240 रुपीज़ का अमाउंट है तो मैं यहाँ 240 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने ये कहा है कि अगर आप इस प्राइस को 25% से रिड्यूस कर देते हैं सो डेफिनेटली कंजम्पशन इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज कंजम्पशन इन्होंने क्वांटिटी के टर्म्स में दिया है कि ये 2 kg है, तो मैंने यहाँ पर 2 kg लिख दिया। ओवरऑल वैल्यू आपकी 240 के बराबर है, ठीक है। अब जरा एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, आपको मालूम होगा AB रूल के हिसाब से क्या होने वाला है। आप कहोगे ये -1/4 है, -1/4 है, तो यहाँ जो इंक्रीज होगा कंजम्पशन में वो कितना होगा, +1/3 होगा। तो आप कह रहे हो कि +1/3 का इंक्रीज होना चाहिए AB रूल के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं नहीं, इंक्रीज 2 kg का हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये पता करना है कि 1/3 ओरिजिनल कंजम्पशन का 2 kg किस केस में होगा। अगर 1/3 इंक्रीज 2 kg के बराबर है तो ओरिजिनल कंजम्पशन किसके बराबर होगा, 6 kg की, क्योंकि 6 का ही 1/3 2 होता है।
तो ये मुझे ओरिजिनल कंजम्पशन मिल गया। मुझे निकालना क्या है, रिड्यूस्ड प्राइस, कमी के बाद मूल्य क्या है। तो आप कहोगे ओरिजिनल केस जो था, मैं लिखता हूं यहां ओरिजिनल केस और यहां मैं लिखता हूं रिड्यूस केस। देखो ओरिजिनल केस में कंजम्पशन कितना है 6, तो मैं लिख रहा हूं 6 और यहां होगा प्राइस, ये वैल्यू आएगी 240। यहां पर ये वैल्यू, जब प्राइस रिड्यूस हुआ तो कंजम्पशन बढ़ गया कितना, 2 kg एक्स्ट्रा यानी 8 kg। ये वैल्यू कितनी है 240। आप खुद ही देख सकते हो कि जो रिड्यूस प्राइस है यहाँ 30 हो गया और ओरिजिनल प्राइस अगर आप निकालने जाते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी। सो 40 और 30 हो गया। देखिए अगर आप सीधे ओरिजिनल निकाल लेते लेट से, वहां से भी रिड्यूस को निकाला जा सकता था आसानी से। जैसे लेट से आपने इस 6 का इस्तेमाल किया और सीधे 240 के हिसाब से आपने इसको डिवाइड किया, 240/6 40 रुपीज़ आ गया यहाँ। फिर आप रिड्यूस पे आ सकते थे, कैसे, 25% डिक्रीज करके। 40 का 25% डिक्रीज करोगे तो 1/4 डिक्रीज होता, 1/4 40 का 10 होता डिक्रीज, यहाँ वैल्यू आ जाती 30। छोटी छोटी चीज़ें, रिएक्शंस बेहतर करिए। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हमें प्रोडक्ट्स को कांस्टेंट रखना होता है तो कई बार एक चीज़ और भी काम आती है जिसको बोलते हैं नंबर क्रंचिंग। मतलब आप क्वेश्चन को देखो, आपको पता है कि प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट मुझे 240 रखना है, तो रैंडमली ट्राई करना कि किन वैल्यूज़ के लिए ये करेक्ट हो सकता है जिसमें ये गिवन कंडीशन सही हो। ठीक है, अब मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना हूँ। 25% ड्रॉप बोल रहा है किसमें, प्राइस में। आपको पता है 25% 1/4 होता है, तो यहां पर रैंडमली आप एक नंबर से ट्राई कर सकते हो कि अगर मैं 4 लेके चलता, अगर मैं 4 प्राइस लेके चलता, ठीक है, तो क्या होता कि अगर इसमें 25% ड्रॉप करता तो ये प्राइस कितना हो जाता, 3 हो जाता। आपको पता है यहां आपको 240 चाहिए, यहां आपको 240 चाहिए, तो आप कहते 240 का मतलब 24 के बाद एक जीरो चाहिए। तो मैं अगर यहां 6 लिख दूं और यहां मैं अगर 8 लिख दूं तो मुझे 24 मिलेगा दोनों में, क्योंकि दोनों में एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन का जो प्रोडक्ट है वो 240। अब बात उठी जीरो लगाना है, जीरो कहाँ लगाओगे सर, यहां जीरो अगर लगा दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो गैप है ना वो 2 kg का ही रखना है। यहां गैप कितना हो गया, 20 kg का गैप हो गया, तो आप कहोगे यहां जीरो नहीं लगा सकते, तो आप कहोगे जीरो कहाँ लगा सकते हैं, यहां। भाई दोनों नंबर्स को 4 और 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो परसेंटेज चेंज अभी भी 25% ही रहेगा। तो ये कहता है नंबर क्रंचिंग, ये है आपके लिए रैमो मंत्रा, ये भी ट्राई करो। देखिए ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, ठीक है, बट अपनी स्किल्स को इन्हांस करो। ये चीज़ कुछ सवालों में इतनी कारगर होती है, मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवालों में दिखाऊंगा कि नंबर क्रंचिंग से बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो ये हो गया रिवर्स प्रोसेस कि हम ना प्राइस को गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं लगा रहे हैं, हम गेस करेंगे प्राइस को, ठीक है। तो ये एबिलिटी भी थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करें कि क्या, जैसे आपको पता ही है कि एक कंडीशन दी हुई है, ये एक तरह का समझ लो मैथमेटिकल पजल हो गया आपके लिए। कैसा कि भाई 240 को 2 नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से कि क्वांटिटी में 2 का गैप हो, बस अगर वो मिल गया तो आंसर मिल गया। तो ये रिएक्शंस भी आपको डेवलप करने होंगे, ठीक है, तब आपको बहुत मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स, ज्यादा आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए जू अथॉरिटी ने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दिया एवरी टिकट, हर टिकट पे उन्होंने 20% का डिस्काउंट दे दिया, जिसका दाम था 25 पैसे, ठीक है, विच कॉस्ट 25 पैसे। फॉर दिस रीजन, इस कारण से क्या हो गया कि जो सेल्स रिसीव्ड है फ्रॉम ऑल टिकट्स इंक्रीज बाई 28%। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स रिसीव्ड का मतलब ये हुआ कि पहले कुछ प्राइस थी, कुछ रेवेन्यू आ रहा था टिकट की बिक्री से, अब क्या हुआ, टिकट की प्राइस कम हुई, टिकट की प्राइस कम होने से क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि जो टोटल सेल्स है ना वो बढ़ गई 28% से। इसका मतलब क्या हुआ आप बताओ, विजिटर्स बढ़ गए। भाई प्राइस आपने 20% से कम किया, रेवेन्यू अगर तब भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, विजिटर्स बढ़ गए। तो ये कह रहे हैं बताइए फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स, कि आगंतुकों की संख्या में कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। केवल आपको एक स्ट्रक्चर सोचना है कि जो सेल्स है रुपीज में, टोटल सेल्स जिसको मैं नाम दे रहा हूं, सेल्स रिसीट उन्होंने बोला है, मैं इसको बात कर रहा हूं टोटल सेल्स की, ठीक है। अब देखो टोटल सेल्स कैसे बन रहा है, आप कहोगे कि जो प्राइस है पर टिकट की, ये प्राइस पर टिकट मैंने लिखा है इनटू विजिटर्स, और ये विजिटर्स क्या है, नंबर ऑफ विजिटर्स, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ विजिटर्स यहां लिखेंगे, यहां हम प्राइस लिखेंगे पर टिकट, पर टिकट की प्राइस यहां लिख दो, इनटू नंबर ऑफ विजिटर करोगे तो आपको टोटल सेल्स मिलेगा। अब देखिए यहां पर क्या क्या प्रोवाइडेड है, ये कह रहा है यहां 20% का डिस्काउंट दिया गया हर टिकट पे, तो प्राइसेस आपकी क्या हुई, -1/5 कम हुई,
ठीक है, -1/5 कम हुई, अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो या फिर आप सीधे लिखो कि 20% से कमी आई है, ठीक है। विजिटर्स में पूछ रहा है कितना इंक्रीज होगा, इस तरीके से कि टोटल सेल्स जो है वो 28% से इंक्रीज हो जाए। देखो ये A इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का केस नहीं है, A बदल रहा है, B बदल रहा है, तो प्रोडक्ट भी बदल रहा है। आपको पता है, मैंने बताया था कि प्रोडक्ट जब A इंटू बी के बराबर होता है तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का केस होता है। या तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दो, आंसर मिल जाएगा, या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को एरो फॉर्म में लगा दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है, देखिए कैसे करेंगे हम। यहां इस केस में जो प्राइस है उसके करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर सर कितना है, आप कहोगे 20% के हिसाब से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 0.8। विजिटर्स नंबर्स में क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका क्या है नहीं पता। देखो परसेंटेज चेंज अगर विजिटर में निकाल रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल सेल्स की बात करो 28% इंक्रीज हुआ, तो आप कहोगे यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 1.28, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है टोटल सेल्स के करेस्पॉन्डिंग जो इंक्रीज है, अगर वो मुझे पता है कि उसमें 28% का इंक्रीज है, तो 1.28 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया और 0.8 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 1.28 हो गया। यहां से जो विजिटर के करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आप निकाल सकते हो, वो हो गया 1.28 अपॉन 0.8 डिवाइड कर लिए, कितना आ रहा है 1.6 आ रहा है कि नहीं, 8 टाइम्स 16 128 होता है, 1.6 आ गया। ये 1.6 क्या है विजिटर्स के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपसे एक सवाल है कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.6 है किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का, तो उसमें कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, आप कहोगे 60% का इंक्रीज होगा। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का लॉजिक क्लियर है तो आपको पता होगा। तो ये तो देखिए आंसर आ गया कि भाई 60% का यहां पर चेंज होगा, यानी जो आंसर आपका है वो है 60, ठीक। ये एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का। अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर के फॉर्मेट में करना चाहें तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज बताता हूं मैं आपको कि अगर यही क्वेश्चन आप देखिए, यहां पर फ्रैक्शन में लिखने का कोई मतलब नहीं है -1/5। इसका कारण क्या है, यहां पर जो 28% वैल्यू दी है उसके करेस्पॉन्डिंग अगर आप फ्रैक्शन स्टैंडर्ड नहीं जानते हो, कई बार क्या होता है फ्रैक्शन के टर्म में लिखना मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूजफुल हो जाता है। -1/5 का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 4/5। यहां ये इतना यूजफुल नहीं है, यहाँ 0.5 गुड, ठीक है, 0.8 गुड है, उससे हमारा काम अच्छे से चल रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। अब देखिए दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या था, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या था, हम सीधे एरो यूज करते और एरो के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। कैसे करेंगे देखिए, वो मैं आपको समझाता हूं, देखिए यहां पर आप क्या कर सकते थे कि आप कहते कि मैं क्या करने जा रहा हूं, चूंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का केस है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। मैं कहूंगा कि देखो ये और ये दो केसेस मैंने बनाए, ठीक है। आपको पता है ये प्राइस है, ये विजिटर है, ये टोटल सेल्स है। तो मैं अगर 100 से स्टार्ट करूंगा और यहां पर 2 टाइम्स सक्सेसिव चेंज लगाऊंगा, तो मुझे टोटल सेल्स में चेंज मिल जाएगा। यही होता है ना कि P इज इक्वल टू, अगर A इंटू बी होता है, A का चेंज लिखो A करो पे, B का चेंज लिखो परसेंटेज चेंज, आपको P का परसेंटेज चेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहां मुझे पता है कि टोटल सेल्स जो कि यहां रिप्रेजेंट हो रहा है प्राइस और विजिटर से, वो 28% से चेंज हो रहा है, यानी 100 से अगर शुरू किया होता तो 128 पे मैं पहुंच जाता। अब जरा ध्यान से देखना बीच में क्या हुआ है। आप कह रहे हो कि प्राइस जो है ना 20% से कम हो गया, -20% हो गया, ठीक है। तो मैंने यहां -20% लिखा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 80। अब ये वाला चेंज ही तो निकालना है मुझे कि विजिटर का परसेंटेज कितना चेंज हुआ, जो कि मुझे लिखना होता है दूसरी वाली यहां पर। 80 से 128 का चेंज कहलाता है 48 का, वो भी प्लस। और 48 आपका 80 का कितना परसेंटेज है, इसमें तो आपको समय नहीं लगाना चाहिए कि 48 80 का कितना परसेंटेज है, 60%। तो मुझे ये वैल्यू निकल गई, राइट। तो देखिए जो भी सही लगे उसका आप इस्तेमाल करिए, बट क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, पर आप जिस भी तरीके से करते हो, मैं कुछ नए नए डायमेंशन आपको दिखाना चाहता हूं और उनको आप कहीं ना कहीं जानिए। ये नए डायमेंशन जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज्ड बाई R%। एक आर्टिकल इसका प्राइस R% बढ़ाया गया। लेटर द न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज्ड बाई R%, नए प्राइस को फिर से R% कम किया गया। लेटेस्ट प्राइस कह रहा है ₹1 है, तो बताना है ओरिजिनल प्राइस क्या था, ठीक है। कितना आसान सवाल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने इस सवाल को मार्क करने में थोड़ी सी भी देरी लगाई, अगर आपने डी ऑप्शन को तुरंत मार्क नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब आपने अननेसेसरीली फिर बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। कई लोग कहते हैं कि हाँ रटा हुआ है तो क्वेश्चन नहीं, तो हम ऐसे ही मार्क कर देंगे।
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आपके सामने पहली बार भी आए तो भी ऐसे मार्क करना है डी ऑप्शन डायरेक्टली। कैसे, जरा ध्यान से देखना। देखिए क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है ना, ऑप्शंस पे नजरें रखना बहुत जरूरी है। आपसे इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एक क्वांटिटी है, उसका प्राइस अभी 1 रुपये है, 1 रुपी है, और इसके साथ क्या हुआ है, ये कह रहे हैं हमने इसको R% से इंक्रीज किया है और R% से ही डिक्रीज किया है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल प्राइस कुछ भी है, मैं कहता हूं X है, ये मुझे निकालना है। अब देखिए मैंने कैसे डी मार्क किया, जरा ध्यान से समझना। मैंने पहले ये सोचा कि आप ये बताओ कि R की वैल्यू मैं कुछ भी ले लूं, लेट से मैं R की वैल्यू ले रहा हूं 1%, या फिर मैं ले रहा हूं 10%, या फिर मैं ले रहा हूं 20%। आपको ये स्ट्रक्चर तो मालूम है ना कि अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को जितने परसेंटेज से बढ़ा रहा हूं और उतने ही परसेंटेज से मैं फिर जाके आगे कम कर दूं सक्सेसिवली, या फिर मैं जिस परसेंटेज से उसको पहले कम कर रहा हूं उतने ही परसेंटेज से आगे बढ़ा दूं, तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, नेट डिक्रीज ही होता है। इसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये तो फंडामेंटल है, पहले ही हो चुका है कि जब भी आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हो और कम करते हो उसी प्रतिशत से सक्सेसिवली, तो नेट डिक्रीज होता है। उसी का इस्तेमाल मैं करके सोच रहा हूं कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये देखा, आप देखो किस ऑप्शन में 100% x की वैल्यू 1 से बड़ी है, किस ऑप्शन में, आप कहोगे डी ऑप्शन में, क्योंकि डी ऑप्शन में जो न्यूमरेटर है वो 10,000 है, 10,000 है, और डिनोमिनेटर 10,000 माइनस समथिंग है, यानी लेस है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यहां क्लियरली वैल्यू 1 से बड़ी होगी। लेकिन यहां कह रहा है 1 के बराबर, यहां देखो गारंटी नहीं है ना भाई, ये तो r पे डिपेंडेंट करेगा। और आप देखो यहां 1 माइनस R² तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। अब 1 से छोटे को 100 से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो 1 तो नहीं मिलेगा, 1 से बड़ा तो नहीं मिलेगा। यहां मिलेगा 1 से बड़ा आपको, ना ना जी, जब 1 माइनस R² में भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिलेगा। देखिए ये सवाल में कोई दम नहीं है, आप इसको ट्रेडिशनली लगाओगे, खूब सारा समय बर्बाद करोगे, आंसर निकल आएगा। मेरा जो फोकस है वो ये है कि छोटे छोटे रिएक्शंस बेहतर करते हैं। अगर छोटे छोटे रिएक्शंस बेहतर होंगे फिर आपके रिएक्शंस थोड़े बड़े क्वेश्चन में बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन से को मिला के बनता है, छोटे छोटे स्टेटमेंट से कंबाइन कर दिया, बड़ा सवाल बन गया, ये रिएक्शन बेहतर करता है। सवाल ये कि अगर आप इस क्वेश्चन में इस तरह से नहीं सोचते तो सोचिए, ये लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक कि किसी चीज को 2 बार सक्सेसफुली किया मैंने, सेम परसेंटेज, कम होगा, पहली वैल्यू ज्यादा होगी यानी अभी 1 है तो 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी तो क्या हुआ, डी ऑप्शन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। सेकेंड्स में मार्क करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही अपने रिएक्शंस को डेवलप करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबरों का जो सम है वो 520 है। कह रहा है बिगर नंबर है, जो बिगर नंबर उसको हमने डिक्रीज कर दिया 4% से, और स्मॉलर नंबर को हमने इंक्रीज कर दिया 12% से। तो नंबर क्या हुए, बराबर हो गए। बताना है कि स्मॉलर नंबर क्या है, द स्मॉलर नंबर इज, छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है कि 2 नंबर इनका सम दिया हुआ है, छोटे नंबर को बढ़ा रहे हो, बड़े नंबर को छोटा कर रहे हो, ऐसे कि बराबर हो गया। अगर वो बराबर हो गया तो आपको बताना है कि वो नंबर्स क्या हैं, राइट। अब देखिए इस सवाल को करने में अगर आपको समय लगता है तो आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। 240 के अलावा इसका कोई आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, मैंने इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया है, आपको भी नहीं करना है, लॉजिक समझना है। देखिए मैंने पहला लॉजिक क्या इस्तेमाल किया कि अगर 2 नंबरों का सम 520 है, ठीक है, 2 नंबरों का सम आपने बोला 520 है, तो पहली चीज तो मुझे समझ में ये आ रही है कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूं बड़े नंबर की और छोटे नंबर की, ठीक है, आपको पहला जो रिएक्शन आपका होना चाहिए वो पहला रिएक्शन आपका ये होना चाहिए कि जो नंबर्स को अगर मैं इक्वली डिवाइड करता तो 260 बनता, लेकिन यहां नंबर्स इक्वली डिवाइडेड नहीं है। वो कह रहा है सम 520, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा वाला नंबर क्या 260 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, यस 260 प्लस, और ये नंबर होगा 260 से छोटा, तभी बड़ा छोटा बोलोगे ना, बराबर होते तो बराबर बोलते ना आप। तो बड़ा वाला नंबर 260 से बड़ा होगा, छोटा वाला नंबर 260 से छोटा होगा। अब ये पूछ क्या रहे हैं जरा बता दो, स्मॉलर नंबर। अब हम क्या बेवकूफ हैं क्या कि हमें ये तो मालूम है ना कि स्मॉलर नंबर जो है वो 260 से कम होगा। देखो इन्होंने हमें बेवकूफ समझ के 2 ऑप्शन दिए थे, ये कह रहे थे ना कि एक नंबर 300 भी आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है और एक नंबर 280 भी दिया हुआ है, ये दोनों तो होने ही नहीं है, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर जो है 260 से कम होना चाहिए, ठीक,
गया। अब जो दो ऑप्शन बचे हैं 210 और 240, आप जरा मुझे एक चीज बता दो कि 210 अगर एक नंबर हो गया तो दूसरा नंबर कितना हो गया आपका? 310 हो गया, क्योंकि सम कितना है? 520 है। आप बताओ मुझे, अगर आपने बड़े नंबर को 4% से कम किया है, 4% से डिक्रीज किया है, तो 310 का 4% लगभग कितना होगा? 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 3.18% होगा। 4 टाइम्स 10 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी ये नंबर जो है 4% कम होने के बाद भी 300 के आसपास रहेगा। ठीक है, अब 210 को अगर आपको 300 के आसपास ले जाना है ना, तो 50% के आसपास बढ़ाना पड़ेगा। यहां आप कितना बढ़ा रहे हो? 12%। हो ही नहीं सकते। अब एक ही ऑप्शन बचा, मैंने 3 गलत कर दिए, तो चौथे का सही होना उसकी मजबूरी है। समझ रहे हो ना आप? इक्वेशन बना के ऐसे सवालों को नहीं करना है, राइट? वो तो कोई भी छोटा सा बच्चा भी कर लेगा, क्लास 5th का इक्वेशन बना के लिख देगा, निकाल देगा। नहीं करना है, ठीक है? आपकी श्रद्धा आप कर लेना। ये लॉजिक आप बिठाइए अपने दिमाग में, सोचना शुरू करिए, यू विल बिकम द बेस्ट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, आयकर की दर क्या है? मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के फार्मूले भी रटे हैं और आंसर आप 5% फार्मूले से लगाते हो, पर आपको पता है ऐसे सवाल आप पढ़ के आंसर खुद भी लगा सकते हो, फार्मूला भूल जाओ। मैं आपको समझा रहा हूं लॉजिक, और समझ जाना, लॉजिक समझ जाना, आपको फार्मूले की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लॉजिक जरा समझना। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि इनकम टैक्स, नेट इनकम, ग्रॉस इनकम, ये सब क्या है। ठीक है, तो देखिए जरा बताते हैं मैं आपको। लेट्स से आपकी जॉब लगी, आप जब जॉब ज्वाइन करोगे ना, तो आपको जब सैलरी आएगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ ये बहुत सिंप्लीफाइड है कि यहाँ पर सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, आपका पीएफ डिडक्शन भी होता है। ठीक है, बट यहाँ बात हो रही है कि एक इनकम है, उसमें इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है, सिंपल केस है। तो देखिए क्या होता है कि इस केस में क्या होगा कि एक टर्म होता है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का मतलब ये होता है कि भाई टोटल तुम्हारी इनकम क्या है, टोटल, मतलब टैक्स की बात नहीं करें अगर। ठीक है, जैसे अगर आप ध्यान दें तो जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें एक टर्म बहुत पॉपुलर है, सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, तो ग्रॉस इनकम जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो टोटल सैलरी आपको डिसबर्स हो रही है, जो टोटल सैलरी लेट से आपको दिया जा रहा है बिना डिडक्शन के, वो हो गई ग्रॉस इनकम। अब ग्रॉस इनकम में क्या होता है कि इसमें इनकम टैक्स को डिडक्ट किया जाता है। यहां पर इनकम टैक्स ही डिडक्ट हो रहा है, या फिर सारे डिडक्शंस आप हटा लो, तो यहां पर आपने इनकम टैक्स डिडक्ट कर दिया। इनकम टैक्स को डिडक्ट करने के बाद आपको मिलता है नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब क्या हो गया? ये इनकम आपको मिलने वाली है हाथ में, बाकी तो इनकम टैक्स में चला गया, ये नेट इनकम आपको मिली। अब देखिए इसी चीज को हम क्या करने जा रहे हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। ठीक है, ये भी मैं लिख सकता हूं कि जो भी आयकर है और आपका जो शुद्ध आय है नेट इनकम, और ग्रॉस इनकम आपकी सकल, इसको हिंदी में शायद बोलते हैं सकल आय। ठीक है, तो आप देखिए आपको क्या समझना है कि यहां पर इन्होंने इस क्वेश्चन में जो ग्रॉस इनकम है, जो सकल आय है, उसमें चेंज की बात नहीं करी है। सकल आय के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में चेंज हो रहा है तो नेट इनकम चेंज हो रहा है। अब देखो अगर आप इस ग्रॉस इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी इसको मुझे लेना है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियत, फिक्स है ये। ठीक है, इनकम टैक्स बढ़ गया, इनकम टैक्स क्या हुआ? 19% बढ़ गया। तो देखो ये वाली जो क्वांटिटी है, ध्यान समझना, ये 19% से इंक्रीज हो रही है, जितना पहले थी अब 19% बढ़ गई। तो ये कह रहे हैं कि जो नेट इनकम है वो रिड्यूस हो गई, कितना? 1% से रिड्यूस हो गई। आप जरा देखना क्या है कि इसकी वजह से यहां पर जो टोटल है ग्रॉस इनकम, ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है। ग्रॉस इनकम तो वही है ना, टैक्स बढ़ा दिया आपने बस, तो नेट इनकम कम हो गया जो मुझे मिलने वाला है। अब आप बताओ मुझे कि अगर कोई केस ऐसा मिला कि a प्लस बी कांस्टेंट है, ये a इंटू बी वाला केस नहीं है सर, समझदार हैं तो समझ जाएंगे आप, ये a प्लस बी कांस्टेंट है। तो अगर a प्लस बी कांस्टेंट है तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इनकम टैक्स आपने 19% से बढ़ाया है, 19% से आपने इंक्रीज किया, तो इनकम टैक्स अगर इंक्रीज हुआ है तो इसकी वजह से जितना इंक्रीज होगा, राइट, दैट मस्ट बी इक्वल टू
1% डिक्रीज इन नेट इनकम। तभी तो बैलेंसिंग होगी कि जितना अमाउंट यहां इंक्रीज हुआ उतना अमाउंट ही यहां डिक्रीज हो। प्रतिशत के टर्म्स में वो 1 और 19 दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत के टर्म में दिखने दो, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में जितना यहां इंक्रीज है उतना ही यहां डिक्रीज होना चाहिए, तभी सम कांस्टेंट रहेगा। अरे भाई आपने बोला कि ए है, इसको मैंने कम कर दिया है, बी है मैंने इसको बढ़ा दिया है, इस तरीके से कि ये सम इसका बराबर है। कब हो सकता है? जब जितना ए में कमी है वो बी के इंक्रीज के बराबर हो, या जितना ए में इंक्रीज है वो बी की कमी के बराबर हो, तभी ये बराबर हो सकता है। अब देखिए यहां पर आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर 1% ऑफ नेट इनकम शुड बी इक्वल टू 19% ऑफ इनकम टैक्स, यही तो होगा आप कहानी। तो कब ये हो सकता है? आप कहोगे देखो परसेंटेज बेस पे डिपेंडेंट होता है। सो 1% नेट इनकम अगर 19% इनकम टैक्स के बराबर है तो ये तभी हो सकता है जब नेट इनकम और इनकम टैक्स का रेशियो 19:1 हो जाएगा कि नहीं? 1% 19 का, 19% 1 का बराबर ही होता है। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, आपको ध्यान ही होगा, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहां 19:1 होना चाहिए। अब मुझे बता दो, अगर ये 19:1 हुआ तो आपकी ये वैल्यू क्या होगी? 20 होगी, ग्रॉस इनकम, सम ही दो इनका, ये 19 ये 1 तो ये 20। आपको निकालना है रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे निकलेगा? कि कितना आपने इनकम टैक्स दिया और कितनी आपकी ग्रॉस इनकम थी, ठीक है। सो 1/20 ये आपका इनकम टैक्स बनेगा, परसेंटेज टर्म्स में हो गया 5%, ठीक है। अब देखिए इसको आपने जो फॉर्मूला रट रखा है, ठीक है, फॉर्मूला कैसे रट रखा है आपने? फॉर्मूला ऐसे ही रट रखा है कि यहां पर आप लिखते हो इनकम टैक्स, परसेंटेज यहां डालते हो, यहां पर आप लिखते हो सिंपली इनकम टैक्स प्लस सॉरी ये इनकम टैक्स वाला परसेंटेज और नेट इनकम वाला परसेंटेज 1/20 आप तब आपको मिलता है। फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? नहीं। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ये सवाल देखना तो आपके दिमाग में क्या आएगा क्विकली कि ये अगर 19 है, ये अगर 1 है, तो ये 1:19 बन गया, ठीक है, तभी तो बराबर होगा। अब ये 1 है तो टोटल कितना हो गया? 20 हो गया, 1/20 5% होगा, है ना। तो लॉजिक समझोगे तो जब सवालों में थोड़े बहुत वेरिएशंस भी होंगे तो आप खुद चीज़ें ये कर पाओगे। अगर फॉर्मूले ही रटे हैं तो आप बाउंडेड हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, अच्छे से इसको समझ लेना। ये सवाल बहुत आसान है, मुझे पता है इसका सोल्यूशन भी आपको रटा होगा, लेकिन मेरा आइडिया क्या था कि आपको समझा देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो डेवलप करना है आपको, है ना। एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए थोड़ी आपके अंदर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आदमी है जो अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब कह रहा है उसकी इनकम 20% से बढ़ गई, उसका एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया, तो उसकी सेविंग में कितने की बढ़ोतरी हुई? राइट, सेविंग में कितनी की बढ़ोतरी? ये भी सवाल मुश्किल नहीं है, मुझे पता है आप इसमें 100 लेके इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा इनकम एक्सपेंडिचर का डिस्कशन में कर देता हूँ, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना कि जो भी इनकम होती है ना, आपकी सर्टेन इनकम है लेट्स से, जिसको हिंदी में बोलते हैं आय, ठीक है, ये किसके बराबर होगी? देखिए जब भी आप कुछ कमाते हो, इनकम होती है, तो आप उसमें कुछ खर्चा करते हो। खर्चा जो होता है, व्यय होता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। कई चीज़ें होती हैं जिस पे आप खर्चा कर सकते हो, फूड में, रेंट में, बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी एक्सपेंडिचर है ना, जो आपका व्यय है, वो यहाँ हो गया, ठीक है। प्लस जब आपका एक्सपेंडिचर, अगर मैं बात करूं जिसको व्यय बोलते हैं, एक्सपेंडिचर करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, सर्टेन इनकम वाले 100 रुपये की इनकम है, 10% या 10 रुपये आपका एक्सपेंडिचर है, तो आपकी बची क्या? सेविंग। जो बच गया वो कहलाती है सेविंग, यानी बचत। तो बस इनकम एक्सपेंडिचर वाले केसेस में ये एक रिलेशनशिप आपको मालूम होनी चाहिए, मुझे पता है आपको मालूम होगी, नहीं है तो ये जान लो कि इनकम आय जो होती है वो व्यय प्लस बचत होती है। और ये लॉजिक से आपको पता चलेगा, आप खुद ही सोचोगे समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मैन है, कह रहा है 75% अपनी इनकम को एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। तो 75% अगर वो स्पेंड करता है तो आप खुद ही देखो, आप कहोगे कि अगर मैंने इनकम को 4 ले लिया होता तो वो 3 पार्ट उसका स्पेंड कर रहा है, क्योंकि 75% होता क्या है? 3/4। तो मैंने इसको 4 लिया, इसको 3 लिया, तो सेविंग कितनी हो गई आपकी? 1। अब ये क्या कह रहा है कि उसकी इनकम 20% से बढ़ गई। आप बताओ अगर इनकम 20% से इंक्रीज हो रही है, जहां मैं यहां लिखूंगा 20% इंक्रीज, तो इनकम कितना बढ़ेगी? 0.8। 20% ऑफ 4 इज 0.8, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
फिर कह रहा है कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 10% से बढ़ गया। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको 10% बढ़ा दूँ, इसको मैंने 10% से बढ़ा दिया। तो अगर मैंने इसको 10% से इंक्रीज़ कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, आप खुद ही देखो, ये आप कहोगे कि ये 0.3 बढ़ जाएगी। अब देखो टोटल इंक्रीज जो यहाँ पर है वो 0.8 का है, जितना इंक्रीज लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही टोटल राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन होल्ड ट्रू करेगा, क्योंकि इनकम हमेशा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ 0.8 का इंक्रीज है, इसमें 0.3 का इंक्रीज है, तो अनडाउटली सेविंग में कितना इंक्रीज होना चाहिए, 0.5 का। और 0.5 का एक बेस पर, क्योंकि सेविंग में परसेंटेज चेंज निकालना है मुझे, तो 0.5 का 1 बेस पे परसेंटेज चेंज कितना होगा, 50%, है ना। 0.5 चेंज कितना होगा, 50% होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कैसे करते हैं। इवन आप इसको 400, 300 और 100 लेके भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे अगर आपको डेसिमल में प्रॉब्लम हो रही है नंबर्स में ना, तो वैसे करके भी सॉल्व कर लो, आ जाएगा, कुछ नहीं है सवाल में, है ना, बहुत आसान सवाल है। बस मैं ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना था, इसलिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाई 10%। कह रहा है कि एक स्कूल है, उसकी जो छात्रों की संख्या है, सो एवरी अल्टरनेट ईयर, मतलब एक साल अगर बढ़ रही है 10% से, तो अगले साल 10% से कम हो जाएगी, फिर एक साल 10% से बढ़ी, फिर 10% से कम हो जाएगी, ऐसा हो रहा है। तो ये करें 2000 में स्टार्ट हुआ इंक्रीज होना, मतलब अल्टरनेट ईयर है तो पहले करें इंक्रीज से शुरुआत हो रही है। तो अगर इंक्रीज से शुरुआत हो रही है तो बताना है कि 2003 में जो स्टूडेंट्स की संख्या होगी वो 2000 के कंपैरिजन में क्या होगा उसमें, और ढेर सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको, इंक्रीज, डिक्रीज, लाइक दैट। अब देखो पहली बात आपको समझना क्या है ना सर, कि 2000 से 2003 के पीरियड में मैं चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो पहला जो इंक्रीज होगा आपका वो 2000 से 2001 के बीच में होगा। इसको मैं 2000 को 00 लिख रहा हूँ, 0 पहला इंक्रीज दिया हुआ है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% का इंक्रीज हो रहा है, राइट। फिर क्या है, 1 से 2 जाएंगे, 2001 से 2002, यहाँ 10% का डिक्रीज हो जाएगा। फिर अल्टरनेट ईयर 2 से 3, तो ये हो गया आपका 10% का इंक्रीज। 2 से 3 मतलब हम 2003 में पहुँच गए। ठीक है, यहाँ से हमने 2000 से शुरुआत की, 2000 से शुरुआत की और 2003 में पहुँच गए। अब इसका मुझे नेट इम्पैक्ट बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये कि हम दो ऑप्शंस को डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं, वो है बी और डी। क्यों भाई, क्योंकि देखो 10% का इंक्रीज 2 बार हो रहा है और एक ही बार 10% का डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना कि नेट इंक्रीज ही होना है, तो नेट इंक्रीज होना है, तो बी और डी तो कहीं नहीं टिकते, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। साथ ही साथ देखिए अब आंसर क्या होगा, अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप ए ऑप्शन को तुरंत मार्क कर देंगे। ठीक है, कैसे मार्क करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ, लॉजिक बिना कैलकुलेट किए हुए। चलो पहले कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, फिर लॉजिक से समझाता हूँ कैसे आप डायरेक्टली ए ऑप्शन मार्क कर सकते थे। देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये 10 और -10, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है ये आपको पता है क्या होता है, 1%। तो इनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके मुझे -1% मिल जाएगा। +10 और -10 -1% होता है। फिर फर्दर क्या है, फर्दर एक 10% और है। अब देखो आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप कहोगे 100 है, ये वैल्यू कितनी है, 99 हो जाएगी। 100 में 1% कम किया, 99 आया, एक कम हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर आप देखना 99 को अगर आप 10% से बढ़ा रहे हो तो कितना इंक्रीज होगा, 9.9 का इंक्रीज होगा। आप मुझे बताओ कि जो भी नेट इंक्रीज डिक्रीज है वो कौन डिसाइड करता है। यहाँ देखो -1 का चेंज आया 100 पे, यहाँ फिर से वो वैल्यू 9.9 से बढ़ गई। इन दोनों को अगर कंबाइन कर लो आप, तो यही तो नेट चेंज है। तो नेट चेंज कितना हो गया आपका, 8.9%, वो भी इंक्रीज प्लस साइन, 8.9% आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन 8.9% इंक्रीज। लेकिन एक सवाल है मेरे दिमाग में कि इतना कैलकुलेशन किया क्यों हमने, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, नहीं करना चाहिए था। आप कहोगे क्यों, आप जरा लॉजिक थोड़ा सा ध्यान दो, ये डिस्कशन इस तरह का बहुत हो चुका है कि कभी भी अगर आपने 1% डिक्रीज किया फिर आपने इंक्रीज किया, या आपने इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, जैसे यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 10 है, इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा जब आप सक्सेसिव की बात करते हो तो 10 - 1 डायरेक्टली कितना होता, 9% होता। 10 - 1 डायरेक्टली कितना होता, 9% होता, अगर हम सेम बेस की बात करते, सक्सेसिव की बात नहीं करते।
ये भी थियरी में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जब हम इनको सक्सेसिवली रख देंगे, ऐसे तो 9% आता, लेकिन अगर इनको सक्सेसिवली रख देंगे तो ये 9% से कम आएगा मैग्नीट्यूड में, जब एक इंक्रीज और डिक्रीज का केस है। ठीक है, ये 9% से मैग्नीट्यूड में कम आएगा। यहां पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, ये -1 था, 10 - 1 9 होगा, 9 से कम ही होगा। तो आप देखते ही आंसर लगा सकते थे विद लॉजिक इसका आंसर क्या होगा, 8.9%। हर छोटी चीज जो आपने सीखी है वो आपको दिख रहा होगा कि उसका कितना इस्तेमाल है, आपको कैलकुलेशन से बचा रहा है। लेट्स से यही क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में अगर हमने इसको ऐसे चेंज किया होता, ये तो चलो मान लेते हैं हम माइनस से शुरू कर रहे होते इसको, मैं कहता पहले साल में हमने डिक्रीज कर दिया, अल्टरनेट वाली कहानी है, तो यहां पर ये हो जाता -10। ठीक है, अगर ऐसा हुआ होता तो देखो आप कैसे करते हैं, आप इस केस में आपको पता है कि 2 बार डिक्रीज है, और अगर 2 बार डिक्रीज हुआ है तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि यहां पर ये डिक्रीज ही होगा, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन हम आपके गलत हो जाएंगे। फिर आप कहते हैं इन दोनों का नेट रिजल्ट तो आएगा -1%, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इन दोनों का रिजल्ट -1% आएगा। अब देखो आपको क्या करना है, आप 2 बार डिक्रीज कर रहे हो, -1% और -10%, तो इन दोनों का जो नेट डिक्रीज आपको निकल के आने वाला है, राइट, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, आपको ये ध्यान है कि जब 10% डिक्रीज होता था और फिर से 10% डिक्रीज होता था, तो इनका जो नेट रिजल्ट होता था वो -19% ही होता था। ये ध्यान ही होगा ना आपको, -19% ही आपका होता था। तो यहां पर भी कहानी क्या होगी आपकी, यहां पर भी आपकी कहानी वही होने वाली है कि ये जो -1% वैल्यू मेरी निकल के आई यहां पर, और यहां -10 आई, तो ऐसे तो दिख रहा है कि ये -11% होना चाहिए, बट -11% से थोड़ा सा कम होगा, राइट, समझ रहे हो, -10% हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, तो डेफिनेटली -10% से तो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, -10% से ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन -11% मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। देखो ये -12 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड में ये 11% से कम होगा, इन्हें नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते थे कि अगर मैं इसका आंसर निकालने भी जाऊंगा तो माइनस में तो आएगा ही, लेकिन 10 से 11% के बीच में कुछ भी आएगा। अगर उस तरह के ऑप्शंस होते तो आप रिजेक्ट भी कर पाते, अगर आपको निकालना है तो निकाल लो, कौन सी तकलीफ है, आप यहां पर कर लो सिंपली ये -10% यहां पर। ठीक है, तो अगर आपने ये किया तो आप कहते देखो ये वैल्यू तो कितनी हो गई मेरी, ये वैल्यू मेरी हो गई -1%, तो ये वैल्यू हो गई 99, फिर -10% -9.9। अब नेट डिक्रीज कितना हुआ, इन दोनों का सम देखो कितना हो गया आपका 10.9 इन ए माइनस। तो ये अगर सवाल डिक्रीज का आता कि पहले डिक्रीज से हमने शुरुआत की होती तो आपका फाइनल आंसर हो जाता -10.9%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो अगर इस तरह का चेंज ऑप्शन होगा, चेंज क्वेश्चन होता तो उस तरह का ऑप्शन होता। क्लैरिटी लो बस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी होगी तो आप कुछ भी कर ले जाओगे, आपको कभी तकलीफ नहीं आने वाली। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 4%। इफ द पॉपुलेशन वॉज 50,000 इन स्टार्टिंग देन आफ्टर 2 years इट विल बी। ये देखिए बहुत आसान सवाल है। पॉपुलेशन के केसेस भी जब सक्सेसिव चेंज होता है तो वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होते हैं। तो इन सवालों में देखिए करना कैसे क्विकली, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आसान सवाल है, आपके मेंस में इस तरह के सवाल आए हुए हैं। ठीक है, 2017 में भी ऐसे सवाल थे बेस्ड ऑन डायरेक्ट सक्सेसिव परसेंटेज, चाहे वो CISI के फॉर्म में थे, पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। तो इनमें क्या ना, इनको जल्दी लगाने की आदत कहीं ना कहीं आपको डालनी पड़ेगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन जल्दी कैसे लगेगा, क्या आइडिया होना चाहिए आपको। 2 चीज़ें तो आपको पता ही होगा ना कि अगर ये 4% है और ये अगर 4% है, इनका जो नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 8% से ज़्यादा होगा कि नहीं। अगर प्लस और प्लस में है, ये तो पता ही है, 10 का 20 नहीं होता, 21 होता है। ऐसे 4 का 8 नहीं होगा, 8 से ज़्यादा होगा। यानी अगर मैंने 4% से 2 साल बढ़ा दिया सक्सेसिवली, जो इस केस में कह रहा है, तो वो डेफिनेटली 8% से ज़्यादा का इंक्रीज होगा इन 2 years। 8% जब आप इसका कैलकुलेट करो कितना होता है, 4000। 50,000 का 8% कितना हुआ, 4000। यानी इंक्रीज 4000 से ज़्यादा होगा, यानी मेरा आंसर जो है वो 54,000 से थोड़ा सा बड़ा होगा। बी ऑप्शन और ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। ये एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 ऑप्शन गए। अब बचे 2 ऑप्शन, 54,080 और 54,900। अब देखना ध्यान से जरा, ये 900 आपको दिख रहा है, 900 का मतलब परसेंटेज के टर्म में कितना होगा, जरा ध्यान से देखना। 1% आपका 500 होता है, लगभग 2% के आसपास। 4 को कंबाइन करोगे और अगर ये नंबर है, इसका मतलब कितने का इंक्रीज हुआ है, लगभग 10% का चेंज हुआ है।
ठीक है, तभी तो 54,900 आएगा, क्योंकि ये तो 55,000 के आसपास है। आप जरा ध्यान से देखना, टोटल लगभग 10% का चेंज है, ये भी गलत है। 4 का जो नेट रिजल्टेंट होता है, अरे 10 का 21 होता है, 1% बढ़ता है, 4 का 10 कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यही पॉसिबल ऑप्शन है। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट, रिजेक्ट और सॉल्व। अगर आपको वाकई में करना ही होता तो कर सकते थे, कोई ऐसा बड़ा गेम नहीं था यहाँ पर। 50,000 यहाँ लिख देते आप, 4% बढ़ाया आपने, 4% आप निकालते क्या होगा, देखो आप ध्यान से, 2000 होगा। 4% ऑफ 50,000 विल बी 2000, क्योंकि 1% 500 है, 4 से मल्टीप्लाई किया। देखो अगला चेंज जब लिखना होता है सक्सेसिव में, लेट से ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, ये भी आप ध्यान से जरा सीख लीजिए, बहुत काम आएगा CSI में, कि अगर ये 4% है, लेट से ये भी 4% है, सक्सेसिव चेंज, इस साल का चेंज आपने लिखा कि 2000 है, अगले साल का अगर आपको चेंज लिखना है ना, तो ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्या करो, 2000 को 4% बढ़ा के लिख दो, बस, इंक्रीज 2000 बाई 4%, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। यानी नेक्स्ट ईयर का जो चेंज होगा ना, वो पिछले साल के चेंज से 4% ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 2000 का 4% कितना हुआ, आप कहोगे 1% 20 हुआ, 4% 80 हुआ, ये हो गया 2080। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ 50,000 था, यहाँ बढ़ा 2000, यहाँ बढ़ा 2080, कितना बढ़ा टोटल, 4080, तो आंसर क्या हो गया, 54,080। जस्ट थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा बेहतर करें, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago was 62,500। एक शहर की जनसंख्या 2 साल पहले 62,500 थी। माइग्रेशन की वजह से बड़े शहरों में हर साल ये 4% के रेट से डिक्रीज होता है, एवरी ईयर 4% के रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो मैं बताना कि अभी की पॉपुलेशन क्या है शहर की, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या, देखिए बहुत आसान सवाल है, आप कह रहे हो ये सवाल क्यों करा रहे हो, इतना आसान सवाल है, कितनी बार किया हुआ है, कुछ समझाना है कि सवाल बनते कैसे हैं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में ना थोड़ा फटाक से कर पाओ इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर 62,500 मैंने यहाँ लिखा, 2 साल में क्या हुआ है, 4% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो मैं यहाँ आपको सवाल करना नहीं सिखा रहा हूँ, इस तरह के सवाल बनाना सिखा रहा हूँ। तो 4% के करेस्पॉन्डिंग अगर आपसे मैं बोलूँ कि फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो तो क्या होगा, -1/25 -1/25। अब ये 25 देखिए कुछ समझ में आ रहा है, 625 लिखा हुआ है, चलो और समझाता हूँ क्यों लिखा हुआ है। ये हो गया आपका 24/25, 24/25, ये क्या लिखा मैंने 24/25, ये है जी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइनल वैल्यू यहाँ के लिखना है, इनिशियल वैल्यू मालूम है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके लिखेंगे। तो अगर -1/25 आपका फ्रैक्शन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 - 1/25, जो कि हो गया 24/25, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना कि यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहां पर आप कहोगे अब तो बड़ा आसान हो गया, यहां पर जो वैल्यू मुझे लिखनी है वो हो गई 62,500 इंटू 24/25 इंटू 24/25। अब जरा मुझे बताओ ये 25 क्या होता है प्रोडक्ट, 625, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 24 स्क्वायर के बाद आ जाएगा 200, यही हुआ ना आंसर। यहाँ क्या लिखा हुआ था, 25 स्क्वायर के बाद 00, तो 25 स्क्वायर के बाद जब यहाँ 00 लिखा हुआ था तो यहाँ कुछ हुआ नहीं, वहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 24 स्क्वायर के बाद 200, यही तो अंतर आया। अब आप कहोगे क्या हर बार ये एक ही कम होगा, ये डिपेंड करता है। देखो यहाँ जब 4% था तो यहाँ पर ये था 1/25, देखो ये जो वैल्यू लिखी हुई थी ध्यान से देखना, ये 1/25 आया, ऊपर कितना था 1, तो यहाँ 1 का डिफरेंस आया। यही सवाल ऐसे भी हो सकता था, ध्यान से देखना, इसी सवाल को मैं चेंज करके ऐसे लिख दूं कि यह है 625 के आगे 00, पर यहाँ पर मान लिया मैंने लिखा 8%, अगर मैंने यहाँ 8% लिखा तो आपको पता है ये वैल्यू हो गई -2/25, हुई कि नहीं हुई, ये वैल्यू -2/25 कहलाएगी। तो अगर ये -2/25 है तो अब बहुत ज़रा ध्यान से देखो क्या होने वाला है, अब -2/25 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। अब ये वैल्यू क्या होगी आपकी, आपको पता है कि इसका जो वैल्यू अगर मैं निकालूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो वो 23/25 बनेगा, 1 - 2/25, 1 - 2/25, राइट। तो यहाँ जब आप आओगे तो ये आपको देगा 23 स्क्वायर के बाद 00, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ 25 का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ भी 25 आ रहा था, पर यहाँ पर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। तो अगर यहाँ पर 2 आ रहा था तो ये क्या हो गया आपका 23 का स्क्वायर बन गया।
अब अगर ये प्लस होता तो आपको पता है क्या होता, ये इंक्रीज करता। अगर आपने यहां प्लस प्लस किया होता तो ये वैल्यू बढ़ती। ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अगर मैंने यहां माइनस के बजाय प्लस किया होता तो क्या होता, ये वैल्यू इंक्रीज होती। तो यहां +2 बनता तो ये 27 का स्क्वायर आ जाता। मैं आपको सिखा रहा हूं कि सवाल बनाते कैसे हैं, है ना। तो अगली बार ऐसे सवाल जब आपको दिखेंगे ना तो उनकी धज्जियां उड़ा देना बस, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा कि जिन सवालों को आप अच्छे से कर पा रहे हो वहां आप जान रहे हो कि सवाल कैसे बनते हैं। जब आपको पता चला सवाल बनते कैसे तो आप सवाल बनाओ, कर क्यों रहे हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज ईच ईयर बाई 4% ऑफ इट्स टोटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब साल की शुरुआत में ही ये कह रहे हैं कि आपको जो पॉपुलेशन में चेंज है वो ऐड करना है, राइट। अब ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या साल के पहले दिन सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। नॉट बी इमोशनल, जैसा कह रहे हैं मान लेते हैं। ये कह रहे हैं साल भर जो भी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना उसको इकट्ठा जोड़ दो, कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ठीक है भाई, 4% से आप कह रहे हो हर साल बढ़ रही है। 1 जनवरी 2001 को पॉपुलेशन दिया है कितना, 500,000, 5 लाख। तो बताना है 1 जनवरी 2004 को कितनी पॉपुलेशन होगी। सर जी एक मिस्टेक मत करना कि कई बार लोग गलत लगाते हैं कि कितने पीरियड इंक्रीज हो रहा है। देखो 2001 की शुरुआत में हमें पॉपुलेशन दे दी गई है 500,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2001 हो गया, यहाँ 2002 हो गया, यहाँ 2003 हो गया, और फिर ये वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2004 हो गया। समझना यहाँ पर 2001 में दी हुई है, 2002 की शुरुआत में पॉपुलेशन यहाँ आ जाएगी, 2003 की शुरुआत में पॉपुलेशन यहाँ आ जाएगी, और 2004 की शुरुआत की पॉपुलेशन यहाँ आ जाएगी, राइट। तो जो इंक्रीज के पीरियड्स हैं इसेंशियली ऑल्दो वो उसी दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको सक्सेसिवली रिप्रेजेंट करूं कि भाई इंक्रीज हो रहा है तो ये 3 ही पीरियड इंक्रीज के आएंगे आपके, ठीक है। एक इंक्रीज यहाँ, एक इंक्रीज यहाँ, एक इंक्रीज यहाँ, जो कि इसमें जुड़ जाएगा साल की शुरुआत में, ठीक है। तो आप जरा इसको मुझे कैलकुलेट करना है, पर देखिए कैलकुलेट तो ये सवाल मैंने पिक इसीलिए किया है ताकि आपको ना दिक्कत ना हो कैलकुलेट करने में। आप तो ट्रेडिशनली कैलकुलेट करते हो, मुझे मज़ा नहीं आता उसमें, ठीक है। वो भी खैर करा के दिखा दूंगा, बट जब ये सवाल आप देखो ना तो ज़्यादा समय ना लगे और आंसर ए लग जाए बिना कैलकुलेट किए हुए, तब मज़े की बात है, वरना क्या फ़ायदा, वरना तो कैलकुलेट कर रहे हैं बैठ के। तो देखो कैसे आप लगा सकते हो। पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि 444 अगर 3 बार सक्सेसिवली दिया हुआ है, वो भी इंक्रीज 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 इंक्रीज, कितने प्रतिशत का इंक्रीज होगा आप कहोगे ये तो पक्का मालूम है कि ये 12% से ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये पहला रिएक्शन होना चाहिए। 444 अगर सेम बेस पे इंक्रीज करते तो 12% का इंक्रीज होता। यहां सक्सेसिव इंक्रीज है तो 12% से ज्यादा होगा, जैसे 10 का 21 होता है, ठीक है। 444 हमने उठा के ले लिया, अरे भाई 444 अगर हमने ले लिया है तो 12 से ज्यादा होगा, बस इतना मालूम है पहले तो। जब 12 से ज्यादा होगा तो आप कहोगे कि देखो 12 अगर मैं निकालूंगा 12% 5 लाख का तो वो आता है 60,000, 12 टाइम्स 5,000 कर लो, 10% 5,000 हुआ, ठीक है। सो 10% सॉरी 50,000 हो जाएगा, 60,000 हो गया आपका 12%। तो 60,000 का इंक्रीज लगभग होना चाहिए, यानी मेरा जो आंसर शुरू होना चाहिए वो 56 समथिंग, राइट। आप कहोगे ऐसा कैसे भाई, 12 से ज़्यादा का इंक्रीज तो 56 से शुरू होगा, इसकी क्या गारंटी। भाई मेरे को इतना तो मालूम है ना कि मेरा जो आंसर शुरू होगा वो 56K से ज़्यादा होगा। अगर मैंने 12 ही माना तो 60K इसमें ऐड हो जाएगा, 56K से ज़्यादा होगा। तो आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं हो सकता, सी तो नहीं हो सकता। आप बचा ये बी ऑप्शन, बी भी रिजेक्ट कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मैं कर सकता हूँ। देखो 65 ये जो वैल्यू लिखी हुई है 65, जरा ध्यान से देखना, बस पहले 2 नंबर पे फोकस करो, ज़्यादा नहीं, 50 और 65। आपसे मैं जरा एक सवाल पूछ रहा हूँ कि 50 से अगर 65 पहुँचना है मुझे, नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है ना, साफ साफ दिख रहा है ना कि 30% का चेंज होना चाहिए लगभग। 50 अगर 65 हो जाता है यानी 100 कितना हो गया 130, 30% का चेंज चाहिए। अरे 444 को अगर हम मिला देंगे ना सर, 12% से थोड़ा सा ज़्यादा चेंज होगा, 30% थोड़े ना हो जाएगा। जब 10 को 3 बार लेते हैं तब जाके 33.1 बनता है। तो यहाँ 4 3 बार लेने से थोड़े ना 30% आने वाला है। तो देखो ये बी ऑप्शन भी सरासर गलत है। अब बचा ए और डी जो कि बहुत करीब दिख रहे हैं, पर पता है करीब है नहीं। अगर आपकी समझदारी थोड़ी सी डेवलप है तो आप ये ऑप्शन मार्क करोगे बिना कैलकुलेट किए हुए। कैसे मैंने ये ऑप्शन मार्क किया इतना जल्दी बिना कैलकुलेट किए, जरा समझो। देखो 56,000 अब तो दोनों में आ रहा है, एक में 2400 समथिंग आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ 24 समथिंग आ रहा है,
और एक में 42 समथिंग आ रहा है, राइट, 2000 और 4000 के लगभग आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर 1% की वैल्यू यहां पर क्या है, 5K है कि नहीं है, 1% की वैल्यू 5K हो गई। अब देखना जरा, 2400 की बात हो रही है लगभग, तो 1K अगर 500 है तो ये वैल्यू आपकी कितनी हुई, अप्रॉक्सीमेटली 0.5% हुई, पहली वाली 2400 0.5%, ये वैल्यू कितनी हुई आपको हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 0.8% हुई, ये 0.5% हुई, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8% हुई। अब जरा मैं एक चीज बता रहा हूं जो एक्चुअली आपको CISI के टॉपिक में काफी डिटेल में बताया जाएगा कि 5% अगर आपने सक्सेसिवली लिया 3 बार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज चेंज है 3 टाइम्स का, 5% अगर आपने 3 टाइम्स लिया तो इसका जो नेट परसेंटेज चेंज होता है वो होता है 15.7625%। ठीक है, ये अभी ध्यान रख लो, ये अभी से ध्यान रख लो, ठीक है। 5% 3 बार होता है 15.7625%, और हमेशा इसका रिएक्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब बताओ, 5 को जब हमने 3 बार लिया तो 15 से एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है, जो कि 0.7625% है। तो अगर हमने 4% लिया 3 बार, तो ये जो 12 में इंक्रीज आएगा एक्स्ट्रा, वो 0.76 से कम आएगा। यहाँ देखो ये 0.8 कह रहा है, होगा क्या, नहीं भाई, 12 का हिसाब तो हमने पहले ही कर दिया, 56 हटा दिया, 56 हटा दिया। अब जो बचा है वो मैग्नीट्यूड में 0.7625% से कम होना चाहिए, वो तो 5 में आता है, तो 4 ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा। सो अब क्लियरली 0.8 भी गया, कौन बचा, 0.5 वाला, यही सही होगा। ऐसे आपके रिएक्शन बेहतर कराऊंगा मैं, आपको कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा। जब आप इसके आपके रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएंगे ना, देखोगे और ए लगा दोगे। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, पर इन छोटे छोटे सवाल में मैं आपकी रिएक्शंस को बेहतर कर रहा हूँ, इसलिए ये इतने आसान सवाल मैं करवा भी रहा हूँ। ये आसान जरूर है, पर आपके रिएक्शंस इसमें इतने अच्छे नहीं होंगे, इनके थ्रू मैं आपका रिएक्शन बेहतर कर रहा हूँ, वो जरूर करना आप। ये ऑप्शन हो गया। अब देखिए, अगर आपको मान लिया कहते हो कि नहीं नहीं ऐसे मज़ा नहीं आता है, हमें वो भी बताओ कि कैसे ऐसे निकालते, तो देखो ऐसे निकालना होता तो वो भी बड़ा मुश्किल नहीं था। आप कहते 2 वैल्यू 2000 में आ गई तो क्या करते, तो कहते कोई नहीं सर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रख लो, अभी सिखा रहा हूँ, ये आगे काम आएगी, ध्यान रख लेना। 4% को अगर आपने 3 टाइम्स लिया, राइट, तो इसका जो नेट परसेंटेज चेंज आता है ये भी ध्यान रखो, ठीक है। ये होता है 12.49% अप्रॉक्स, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, 12.48 समथिंग होता है, बट 12.49 कर लो, या कुछ नहीं दिमाग में आ रहा तो 12.5% ही ध्यान रख लो। 4 को अगर आपने 3 बार लिया तो इतना परसेंटेज का चेंज रफली आता है। CISI पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें तो ऐसे ही याद रहेंगी आपको, आप टेंशन मत लो, पर अभी इसको ध्यान रखो, ठीक है। अब मान लिया इसको आपको कैलकुलेट ही करना है, आपने जिद लगा लिया है, तो कुछ नहीं करना है। देखो 4% निकालो इसका 5 लाख का, तो 1% आपका 5000 हो गया, तो ये हो गया आपका 20,000 होगा। आपको पता है अगली बार की वैल्यू निकालनी है ना, तो ज़्यादा टेंशन ना लो, इसी को बस 4% बढ़ा दो और लिख दो, ठीक है। तो 4% अगर आपने इसका बढ़ाया तो वैल्यू कितनी बढ़ेगी, आप देखो कितना बढ़ेगी आपकी, 800 बढ़ जाएगी। तो आपकी ये वैल्यू हो गई 20,000 और फिर आपका हो गया 800। फिर आपने यहाँ 4% निकाला तो आप देखना 208 टाइम्स 4, राइट, 832 और बढ़ जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 21632, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब आप खुद ही देख लो, यहाँ वैल्यू कितनी बढ़ रही है आपकी 800, यहाँ वैल्यू कितनी बढ़ रही है आपकी 1632, दोनों को जोड़ लो आप, कितना हो गया 16 और 8 24, 32 इंक्रीज हो गया 60,000 में, राइट, हो गया आंसर 562,432। अगर आपको एग्जैक्टली निकालना ही होता, आप इस परसेंटेज के तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं इस तरीके से, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9800। इन ए ईयर विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स by 8% and that of females by 5%, the population of the village became 10,458. What was the number of males in the village before increase? चलिए इसमें अच्छे से डिस्कशन करते हैं। सवाल आसान है, फिर भी करेंगे, कुछ सिखाऊंगा आपको। क्या कह रहा है कि एक गांव है जिसमें 9800 जनसंख्या है, 9800 यहाँ पर दी है पॉपुलेशन टोटल, लेट मी राइट इट हियर कि 9800 पॉपुलेशन है। अब कह रहा है हो क्या रहा है, इसमें कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं, पता नहीं है कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो ऐसे कुछ लिख देते हैं, ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गया। अब ये क्या कह रहा है, हो क्या रहा है कि मेल्स की जो पॉपुलेशन है ये वाली, ये 8% से इंक्रीज हो रही है, 8% इंक्रीज हो रहा है,
और फीमेल की जो पॉपुलेशन है ये 5% इंक्रीज हो रहा है, राइट? ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है नई, अब ये पॉपुलेशन आपकी है 10,458, 10,458, 10,458। तो आपको ये बताना है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज। इंक्रीज के पहले नंबर ऑफ मेल्स क्या थे, ये लेवल आपको कहीं ना कहीं पता करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन से भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से भी हो सकता है, पर अब परसेंटेज की बात करें तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, हम इस सवाल को परसेंटेज से ही करेंगे। ठीक है, जरा एक चीज अब मैं समझाता हूं, ध्यान से समझ लेना, उसके बाद तो आप ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर पाओगे। एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है सर, आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस है 658। एक चीज ये तो आप कहीं ना कहीं लिख ही सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक चीज और मैं बोल रहा हूं कि देखो पॉपुलेशन में क्या इंक्रीज आया है उसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तरीका तो है मैं लिख दूं टोटल इंक्रीज कितना आया, 658 का आया, यहां लिख दिया। साथ ही साथ देखो यहां पर इंक्रीज कितना है, वो है 8% ऑफ मेल, तो मैं इसको लिख सकता हूं 8% एम, ये इंक्रीज है मेल की पॉपुलेशन में। यहां मैंने टोटल इंक्रीज पहले लिख दिया डायरेक्ट निकाल के, 8% मेल का इंक्रीज है। ये इंक्रीज दो कंपोनेंट से हुआ है, मेल इंक्रीज हुए हैं, फीमेल इंक्रीज हुआ है। 8% मेल लिख दिया, फीमेल मैंने क्या लिख दिया, 5% फीमेल लिख दिया। देखो ये दोनों इंक्रीज ने मिला के मुझे 658 दिया है। अब सर जरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये समझाने के लिए है, उसके बाद एक बार जब आप समझ जाओगे ना फिर तो आपको कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। ऐसा सवाल तो आप ओरली करोगे। 3% एम, मैं इस 8 को ना ब्रेक कर रहा हूं 3% और 5% में। अगर मैंने ऐसे ब्रेक किया तो ये तो 3% एम मैंने अलग कर लिया और इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये 5% ना कॉमन होके बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, मेल प्लस फीमेल। अंदर क्या बच जाएगा, मेल प्लस फीमेल। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो हो गया 3%, इसको मैं अब इधर लिखूंगा, ठीक है इधर लिखूंगा। तो आप कहोगे ये तो हो गया 3% मेल का, प्लस ये वैल्यू किसके बराबर है सर, मेल प्लस फीमेल की वैल्यू आपको मालूम है कि 9800 के बराबर है टोटल पॉपुलेशन शुरुआत की। और 9800 का 5% क्या होगा, आप कहोगे 10% होगा 980। 10% क्या होगा 980, 5% क्या होगा इसका आधा 490। तो मैं लिख सकता हूं 490 इक्वल्स टू 658। कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। फिर आप कहोगे 3% मेल का अगर आप इस वैल्यू को उधर लेके चले गए तो ये हो जाएगा 168। यहां भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जब आपने ऐसा कर दिया तो आपका आंसर आ गया कि नहीं, सी ऑप्शन। डिवाइड भी नहीं करना पूरा, क्यों भाई, आप कहोगे अगर मेल का 3% 168 के बराबर है, 168 के बराबर है, तो अगर मैं डिवाइड करने गया भी 168/3, तो 168 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि जो नंबर शुरुआत होगी वो 5 से ही शुरुआत होगी। 60 टाइम्स तो 180 हो जाता, ठीक है, 50 टाइम्स 150 हो जाता। वैल्यू जो शुरू हो रही है 168 है तो वो 5 से ही शुरू होगी ना डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। 5 से शुरू होने वाली एक ही वैल्यू ऑप्शन में है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। पूरा कैलकुलेट करके समय बर्बाद ना करें, नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, तो ऐसी गलती ना करें। बाकी अगर आपकी श्रद्धा है, आप पूरा डिवाइड करना चाहते हैं तो सर कर लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप निकालोगे 1% एम, ये वैल्यू आपकी यहां से निकालने पे आ जाएगी 3 5 3 6 56 आ गई। फिर आप कहते हैं 100% एम यानी पूरा मेल निकालना है, तो वो वैल्यू होगी 5600 आ गई। अब देखो इस सवाल को मैं समराइज करता हूं, जब आगे ये सवाल देखना कि दो कंपोनेंट की वजह से चेंज हो रहा है, अलग अलग प्रतिशत की वजह से चेंज हो रहा है, तो क्या करना है आपको पहले तो यही ध्यान देना कि 8 और 5 है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि 3% मेल प्लस 5% इन दोनों का कंबाइंड एक साथ। परसेंटेज दोनों का 5% था तो बेस को ऐड कर सकते हैं। ये वैल्यू आपकी हो गई जो भी इन दोनों में चेंज है 658। फिर क्या बचा, ये 5% निकालो, सब्ट्रैक्ट करो, मेंटली आंसर आएगा भाई 5600, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वरना ये क्वेश्चन लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, खूब सारा समय बर्बाद कर देते हैं इन सब सवालों में, ठीक है। आपको नहीं करना है, आपको समझ के इनको अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं करना है, ठीक है।